अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी बांग्लादेश क्राइसिस लेटेस्ट, और आज जी रोना की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी सकलार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों 5 अगस्त को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस को वहां की इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ बना दिया गया, मगर अब भी वहां हिंदुओं के खिलाफ हमले हो रहे हैं। शेख हसीना की पार्टी के समर्थकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। शेख हसीना पर कत्ल के मुकदमे कर दिए गए हैं। बांग्लादेश भारत से शेख हसीना की कस्टडी मांग रहा है, मगर वहां अगले चुनाव कब होंगे किसी को नहीं पता। वहां चुनी हुई सरकार आएगी भी या नहीं, क्या वहां फिर से कोई फौजी तानाशाह राज करेगा, कोई नहीं जानता। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, भारत के पड़ोस में अगर आप नजर घुमाकर देखें तो बांग्लादेश मतलब पाकिस्तान से लेकर म्यांमार और श्रीलंका तक सबके हालत बुरे हैं। पाकिस्तान तो जब से बना है वहां आधे टाइम फौज का ही राज रहा। आज जिस शाहबाज शरीफ की सरकार है वो भी अपनी जीभ से पाकिस्तानी फौज के जूते चमकाकर ही पीएम बने हुए हैं। श्रीलंका में 2 साल पहले जब वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का था तो उन्हें भी उस वक्त देश छोड़कर दूसरे गोले पर जाना पड़ा। और म्यांमार में आंग सान सू की 2020 में दोबारा प्रधानमंत्री बनी तो वहां की सेना को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उनकी सरकार भंग करके उन्हें जेल में डाल दिया। हैरानी है कि भारत के मुकाबले ये देश बहुत छोटे हैं। इन देशों में भारत जैसी डाइवर्सिटी भी नहीं है। न वहां इतने धर्म हैं, न जाति, न ही स्टेट, और न ही इतनी भाषाएं बोली जाती हैं। फिर भी इन देशों में डेमोक्रेसी नहीं है। और पुरानी गर्लफ्रेंड की याद की तरह अगर भूले भटके डेमोक्रेसी आ भी जाती है तो वो ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं। अभी बांग्लादेश का मामला गर्म है तो पहले उसी की बात कर लेते हैं, फिर हम पाकिस्तान और म्यांमार में मिलिट्री रूल की सारी हिस्ट्री आपको बताएंगे और ये भी समझाएंगे कि आखिर क्या रीजंस है कि आजादी के इतने सालों बाद भी भारत में आज तक कभी मिलिट्री रूल की नौबत नहीं आई। साथ ही साथ हम उन लोगों की पोल भी खोलेंगे जो हर दिन अपने वीडियोस में भारत के खिलाफ झूठे नैरेटिव गढ़कर आपको ये बताते हैं कि कुछ लोग इस देश में डेमोक्रेसी खत्म करके तानाशाह बनना चाहते हैं। अच्छा, इससे पहले हम लोग वीडियो में आगे बढ़े तो दोस्तों बात यह है कि 1971 में वजूद में आने के बाद से बांग्लादेश का पूरा इतिहास नालायकी, बेशर्मी, एहसान फरामोशी और हिंसा से भरा हुआ है। 1971 में पाकिस्तान से आजादी लेने के बाद शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश में नई सरकार के मुखिया बने। 1972 में वो देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन इस देश के बुरे हाल देखिए। जिन मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आजादी दिलवाई, जो महात्मा गांधी की तरह बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन होने चाहिए थे, वहां की आर्मी ने 15 अगस्त 1975 को उन्हीं मुजीबुर रहमान और उनकी फैमिली के 8 मेंबर्स को गोलियों से भून डाला। इसके बाद बांग्लादेशी आर्मी के मेजर जनरल जियाउर रहमान तख्ता पलट करके खुद देश के मुखिया बन गए। अगले 6 सालों तक अपने कुशल नेतृत्व में बांग्लादेश की ऐसी तैसी करने के बाद जनरल जियाउर रहमान भी कत्ल कर दिए गए। उसके बाद 1982 से लेकर 1990 तक एक और लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने बांग्लादेश को तबाह करने का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया। यहाँ पर हमारे प्यारे दर्शक गौर करें कि 1971 में पाकिस्तान से आजाद होने के अगले 19 सालों तक बांग्लादेश की फौज अपने हाथ से ताकत छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। ये ऐसी निर्लज्ज कौम है जो 71 से पहले जब पाकिस्तानी फौज के हाथों जूते खा रही थी तब इन्हें शिकायत थी कि वहां की फौज हमें पेलती है। फिर भारत की मदद से ये लोग 71 में पाकिस्तान से आजाद हुए। फिर इनकी आर्मी ने यह तय किया कि अब तक पाकिस्तानी फौज हमारे लोगों को पेलती थी, अब हम खुद अपने लोगों को पेलेंगे। मतलब आम बांग्लादेशी 71 से पहले भी पेला जा रहा था और 71 के बाद भी पेला गया। पेलने वाले बदल गए मगर पिलाई बदस्तूर जारी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और जैसे कि मैंने कहा, ये ऐसी निर्लज्ज कौम है जिसका कोई दीन धर्म नहीं है। जिन मुजीबुर रहमान ने इन्हें आजादी दिलाई, इन्होंने उन्हीं का कत्ल कर दिया। फिर 1982 में मोहम्मद इरशाद ने अगले 9 सालों तक देश का बेड़ा गर्क करने का ठेका उठा लिया। 1990 आते आते जब मोहम्मद इरशाद ने जुल्म की इंतहा कर दी तो उनसे लड़ने के लिए खालिदा जिया और शेख हसीना साथ आ गई। और मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर जो शेख हसीना और खालिदा जिया मिलिट्री रूल के खिलाफ 90 में साथ आई, उसके बाद 90 से लेकर आज तक ये दोनों आपस में जूतम पैजार कर रही हैं। 90 में जब खालिदा जिया की सरकार बनी तो उन पर इल्जाम लगा कि वो विपक्ष दबा रही हैं। जब शेख हसीना पीएम बनी तो उन पर इल्जाम लगा कि वो खालिदा जिया की मैगी खा जाती है। खालिदा की पार्टी पर इल्जाम लगा कि उन लोगों ने शेख हसीना को मरवाने की कई कोशिशें की। जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने खालिदा जिया को जेल में डाल दिया था, और आज शेख हसीना सत्ता से बाहर हो गई तो पहली फुर्सत में उन पर भी कत्ल के इल्जाम लगा दिए गए। मतलब छोटा सा देश है, इत्तू सा, मजहब के नाम पर वहां 90% मुसलमान है। फिर भी आजादी के 50 सालों बाद आज तक ये बर्बाद चल रहा है। खेलों के नाम पर बांग्लादेश की पहचान ये है कि उनकी टीम को क्रिकेट खेलना नहीं आता,
कल्चर के नाम पर उनकी पहचान ये है कि वो हिंदुओं और बाकी माइनॉरिटीज पर हमले करना जानते हैं। बाकी देशों में जहां देश के बीच गंदगी होती है, बांग्लादेश अकेला ऐसा देश है जहां गंदगी के बीच में देश है। फिर भी आप इन लोगों की अकड़ देख लीजिए। एटीट्यूड तो है बंगाल टाइगर वाला, लेकिन औकात टेडी बियर वाले टाइगर की भी नहीं है। जैसे आपके अच्छे घर के आसपास अगर कोई झुग्गी बना ले तो आपके मकान की कीमत गिर जाती है। हम भारतीय बगल में बांग्लादेश जैसा पड़ोसी पाकर यही फील करते हैं। मगर अफसोस, जैसा कि अटल जी ने कहा था कि आप दोस्त तो बदल सकते हो लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। अब तो इस अवैध निर्माण को गिराने के लिए योगी जी के बुलडोजर का ही सहारा है कि नहीं? और पड़ोसियों के मामले में भारत की किस्मत ऐसी है ना बॉस, कि अगर इसके ईस्ट में बांग्लादेश जैसा नालायक पड़ोसी है तो उसके वेस्ट में पाकिस्तान जैसा फटीचर देश है। बांग्लादेश में आज डेमोक्रेसी को लेकर जो परहेज दिखता है, वहां की फौज ने जो तानाशाही का शौक पाला है, वो उन्होंने अपने पुराने बाप पाकिस्तान से ही सीखा है। 1947 में वजूद में आने के बाद से पाकिस्तान में आज तक डेमोक्रेसी नहीं आ पाई है। सही सुना आपने, मैंने पाकिस्तान ही बोला है। भारत के 7 आजाद हुए पाकिस्तान में 35 सालों तक सेना का ही राज रहा, और इस बीच जो सरकारें आई भी तो उन सरकारों के मुखिया को पाकिस्तानी सेना प्रमुखों के कच्छे धोकर अपना पद बचाना पड़ा है। भाई साहब सही बता रहा हूं। और तो और पाकिस्तान के इतिहास में आज तक एक भी प्रधानमंत्री 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली सबसे ज्यादा 4 साल 2 महीने तक पीएम रहे थे, मगर उस वक्त उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले किसी ने उनका जीवन काल पूरा कर दिया और 1951 में उनकी हत्या कर दी गई। 1958 में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री सिकंदर मिर्जा ने वहां की सरकार को भंग करके मार्शल लॉ लागू करके देश की कमान आर्मी चीफ अयूब खान को दे दी, और अयूब खान ने पहली फुर्सत में अपने राष्ट्रपति का ही गेम बजा डाला। अयूब खान एक बार सरकार के चीफ बने तो उन्हें ऐसा चस्का लगा कि वो 11 सालों तक यानी 1969 तक पाकिस्तान के मुखिया बने रहे। और ऐसा नहीं था कि 1969 आते आते उनका इस संसार से दिल उठ गया, मोह भंग हो गया और वो हिमालय चले गए। उन्हें भी जूते मारकर ही इस पद से हटाया गया। उनके जाते ही एक और फौजी याया खान ने पाकिस्तान घोड़ी की कमान अपने हाथ में ले ली। इस भले आदमी ने सोचा कि पाकिस्तान को आजाद हुए 23 साल हो गए, चलो अब तो इलेक्शन करवा लेते हैं। मगर जैसे ही 70 में इलेक्शन हुए तो जानते हैं क्या हुआ? 70 के इलेक्शन में पश्चिम बंगाल के मुजीबुर रहमान की पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिल गई। उन्हें देश का अगला पीएम बनना था, मगर पाकिस्तानी फौज में बैठे पंजाबियों को यह कबूल नहीं हुआ कि एक बंगाली हम पर हुकूमत करे। बस इसी बात पर उस वक्त की ईस्ट पाकिस्तान में कलेश हुआ। और जैसे बच्चों में कलेश ज्यादा होता है तो क्या होता है, माँ बाप बीच में आकर सुलह करवा देते हैं ना। उसी तरह जब पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में ज्यादा कलेश हुआ तो इन दोनों के बाप हिंदुस्तान ने कहा कि बच्चों तुम लोग लड़ो मत, ऐसा करते हैं हम तुम्हारे 2-2 देश बना देते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अगर पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाबियों को यह हक है कि वो अपने बूते पर एक मुल्क बर्बाद करें, तो पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों को भी बर्बाद करने के लिए एक मुल्क मिलना चाहिए, है कि नहीं? बस तभी भारत ने पूर्वी बंगाल के बंगालियों को बर्बाद करने के लिए एक देश दे दिया। और जैसे छोटे बच्चे खिलौना लेकर उससे खेलते भी हैं और उसे तोड़ते भी हैं, सेम उसी तरीके से अपने अपने वजूद में आने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश भी अपने अपने मुल्कों को खिलौना मानकर उससे खेलने लगे और उसे लगातार तोड़ने लगे। खैर 71 में बांग्लादेश का हैप्पी बर्थडे मनाने के बाद पाकिस्तानी फौज की पूरे मुल्क में गजब बेइज्जती हुई। फिर वहां कुछ साल के लिए एक डेमोक्रेटिक सरकार आ गई, मगर पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान ज्यादा दिनों तक पावर से दूर रहे तो ये लोग फड़फड़ाने लगते हैं। और 1977 आते आते जब इनसे नहीं रहा गया तो इन्होंने बोल ही दिया कि बहुत हो गया डेमोक्रेसी का नंगा नाच, इस मुल्क को दोबारा फौज के हवाले कर दिया जाए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इसके बाद 1977 से जियाउल हक पाकिस्तान नाम की इस नाजायज औलाद के बाप बन गए और 1988 तक इसे बर्बाद करने का बीड़ा अपने कंधों पर उठाया। इसके बाद के 11 सालों तक दुनिया के दबाव में वहां डेमोक्रेसी दिखाने के कई करतब किए गए, मगर 1999 में करगिल में अपनी फजीहत करवाने के बाद जनरल मुशर्रफ ने उसका ठीकरा नवाज शरीफ पर फोड़ा। शरीफ देश छोड़कर फरार हो गए। जनरल मुशर्रफ फिर 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। 2009 में वहां फिर से डेमोक्रेटिक सरकार आई, मगर पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक सरकार में उतनी ही डेमोक्रेसी होती है जितना ओट्स के बिस्कुट में ओट्स और हॉस्टल के मटर पनीर में पनीर। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? यूं तो हम हिंदुस्तानियों की दिलचस्पी अपने बगल के इन 2 नालायक पड़ोसियों पर ज्यादा रहती है, लेकिन आज नालायक पड़ोसियों की बात अगर हो ही रही है और हमने म्यांमार की बात नहीं की तो शायद वो बुरा न मान जाए। इसलिए इनकी भी बात
कर ही लेते हैं। 1948 में अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिलने के बाद शुरू में बर्मा को भी लोकतंत्र का काफी शौक था, मगर सिर्फ 14 सालों में पाकिस्तान की तरह बर्मा की आर्मी भी वहां हुकूमत करने के लिए तड़प उठी। 1962 में जनरल ने विन ने वहां की सरकार का तख्ता पलट किया और अगले 26 सालों तक अपने पिछवाड़े में सीमेंट लगाकर वहां की सत्ता की कुर्सी पर बैठ गए। 1988 में जब ने विन के राज के खिलाफ जनता में गुस्सा भड़का तो ने विन ने गुस्सा करने वाले 3000 लोगों को मौत के घाट उतारकर उनका गुस्सा और उनका शरीर ठंडा कर दिया। जो लोग भारत में सुबह शाम तानाशाही का पहाड़ा पढ़ते रहते हैं वो ये जान लें कि ऐसा होता है तानाशाह। 26 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं, फिर चाहे हजारों लोगों को मारना पड़े तो क्या। खैर, इतने लोगों की मौत के बाद जब ने विन को यह लगा कि उनके पाप की टंकी भर गई है तो उन्होंने आगे के जुल्म करने के लिए नए सैन्य शाह को सत्ता सौंप दी। इसके बाद 2005 तक बर्मा यानी आज के म्यांमार में फिर से सेना ने धान बोई। इसके बाद के कुछ सालों में बर्मा में डेमोक्रेसी चाहने वालों और सेना के बीच लगातार लड़ाइयां हुई। इनमें कई जाने गई। म्यांमार में डेमोक्रेसी लाने के लिए दुनिया का प्रेशर पड़ा। आखिरकार 2015 में वहां पहली बार कायदे से इलेक्शन हुए, जब इलेक्शन में आंग सान सू जीत गई, मगर 2020 में आंग सान सू जीती और सेना की पार्टी हार गई। जी हां, सत्ता छोड़ने के बाद भी सेना ने वहां अपनी एक पार्टी बना रखी थी, मगर 2020 में जब सेना की पार्टी दोबारा हारी और सू की पार्टी को 80% सीटें मिली तो वहां की सेना घबरा गई, क्योंकि सेना ने 2008 में वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में ये रूल बना दिया था कि चाहे डेमोक्रेटिक सरकार किसी की भी हो लेकिन सेना की ताकत बनी रहेगी। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जब सू की सरकार थी उस वक्त भी होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और बॉर्डर से जुड़े मामले सू के पास नहीं थे। तब भी ये तीनों डिपार्टमेंट सेना देख रही थी। लेकिन 2020 में जब सू की दूसरी बार बड़े बहुमत से सत्ता में आई तो सेना को लगा कि सू की कहीं कॉन्स्टिट्यूशन बदलकर सेना की ताकत कम न कर दे। बस इसी डर और चिढ़ में म्यांमार की आर्मी ने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका और खुद सत्ता पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, आंग सान सू की जो कि 80% बहुमत से जीत कर आई थी, सेना ने उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया। वो आज भी किस जेल में है किसी को नहीं पता, लेकिन उन पर दर्जनों झूठे मामले दर्ज कर दिए गए। और जो लोग नहीं जानते, ये वही आंग सान सू की हैं जिन्हें 1991 में बर्मा में लोकतंत्र लाने के लिए चलाए जा रहे उनके शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब बताइए, इससे भद्दा मजाक पूरी दुनिया में कुछ और हो सकता है क्या? हेलो, हैरानी ये है कि पाकिस्तान और म्यांमार एक ही वक्त पर आजाद हुए। भारत भी तभी आजाद हुआ। बांग्लादेश को 71 में आजादी मिली, मगर भारत को छोड़कर ये तीनों देश आजाद होने के बाद से सेना के कब्जे में ही रहे हैं। वहां डेमोक्रेटिक सरकारें रही ही नहीं है। इससे इन तीन देशों के कैरेक्टर का भी पता चलता है। अगर आप भारत और पाकिस्तान को ही कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि भारत में सेना को हमेशा अपनी हद पता थी। 1946 में भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ क्लाउड ऑचिनलेक ने नेहरू से कहा था कि भारतीय सेना को पता है कि उसका काम सिर्फ सरकार की पॉलिसी के अंडर काम करना है। भारत के पहले कमांडर इन चीफ जनरल के.एम. करियप्पा ने फौज को लिखी चिट्ठी में कहा था कि सेना में राजनीति जहर की तरह है, इससे दूर ही रहना चाहिए। 1947 में आजाद होते ही भारत में कमांडर इन चीफ का पद खत्म कर दिया गया था। लेखक स्टीवन विल्किंसन ने अपनी किताब आर्मी एंड नेशन, द मिलिट्री एंड इंडियन डेमोक्रेसी सिंस इंडिपेंडेंस में कहा है कि आजादी के बाद भारत सरकार ने पहला अच्छा काम यह किया कि उसने सबसे पहले सेना में कमांडर इन चीफ का पद खत्म किया। आपको बता दें कि सेना में कमांडर इन चीफ के पास सारी ताकत होती है। पाकिस्तान की सेना में अभी भी कमांडर इन चीफ की पोस्ट होती है। इसके अलावा हमने तीनों सेनाओं के अलग अलग चीफ बनाए हैं। किसी भी तरह की तख्ता पलट की कोशिश न हो, इसके लिए तीनों सेनाओं को रक्षा मंत्री के अंडर रखा गया है। वहीं इस्लामिक बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो तख्ता पलट हुए हैं, अगर वहां कभी भी लगातार डेमोक्रेटिक सरकारें नहीं रह पाई, कुछ लोग इसकी वजह इन देशों के कैरेक्टर को भी बताते हैं, जहां हर कोई खुद सत्ता पाना चाहता है। जैसे पुराने वक्त में शासकों ने सत्ता हथियाने के लिए अपने रिश्तेदारों को मरवाया, अपने बाप तक का कत्ल करवाया। कुछ वैसा ही इन देशों में भी दिखता है। जिसके पास भी थोड़ी सी भी ताकत होती है वो दूसरे की सत्ता स्वीकार नहीं करता। आर्मी को लगता है कि ताकत तो हमारे पास है, तो फिर हम डेमोक्रेटिक सरकार की क्यों सुने। यहीं पर एक देश का कैरेक्टर सामने आता है। भारत में चाहे कैसे भी हालात रहे हों, अदालतों और सरकारों में कैसे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे हों, आर्मी और सरकार में भी किसी भी तरह के मतभेद रहे हों, मगर भारत के 77 सालों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक दिन भी सेना ने देश चलाने की सोची हो। इमरजेंसी के वक्त इंदिरा गांधी ने सारी ताकत खुद ले ली थी, लेकिन उन्हें भी सिर्फ 2 साल में अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा था। उस वक्त भी आर्मी ने कोई दखल नहीं दिया था। 77 में इंदिरा गांधी ने जो किया, उसकी मार उनकी पार्टी को आज तक सहनी पड़ती है। और तो और, एक वक्त केंद्र सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल करके किसी भी राज्य में धारा 356 लागू कर देती थी, मगर आज की केंद्र सरकार ऐसी हिम्मत भी नहीं कर सकती।
मतलब कानून से ताकत मिलने के बावजूद एक चुनी हुई केंद्र सरकार भी राज्य की सरकार को हटाने से हिचकिचाती है। दोस्तों, दुनिया में कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता। भारत के लोकतंत्र में भी खामियां हैं, मगर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आजादी के 77 सालों बाद आज भी हम लोकतंत्र हैं। कुछ लोग हर दिन छाती कूटते हैं कि देश में तानाशाही आ गई है, ईवीएम फर्जी है, नेता जेल में डाले जा रहे हैं, चुनाव में धांधली हो रही है। मगर ये इस देश के सिस्टम की ताकत ही है कि अगर नेता अदालतों की तरफ से जेल में डाले जाते हैं तो यही अदालतें हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जमानत भी दे देती है। आप ईवीएम को कितना फर्जी क्यों ना बता दे, मगर इसी ईवीएम के रहते पिछली बार 100 सीटों पर सिमटा ऑपोजिशन इस बार 225 सीटों के पार चला जाता है। इसीलिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी प्रोपेगेंडा में न फंसें, न किसी पार्टी की बातों में आए। आप बस इस देश के सिस्टम पर भरोसा रखें। वो सिस्टम जिसके तहत इलेक्शन कमीशन वोटिंग करवाता है, वो सिस्टम जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है, और वो सिस्टम जिसके अंडर हमारी आर्मी हमेशा डिसिप्लिन में बनी रहती है। और दोस्तों, अगर ये सब न हो तो हमारा हाल भी बांग्लादेश और कांग्लादेश, बोले तो पाकिस्तान जैसे हमारे बर्बाद पड़ोसियों जैसा हो जाएगा। इसलिए भगवान का शुक्र मनाइए कि इस देश में कम से कम ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, जो भी हो आपकी ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपका हर एक कमेंट हमारे लिए मैटर करता है। जी बांग्लादेश के वासियों, जी बिल्कुल जी, बांग्लादेश और कंगलादेश और म्यांमार की तीनों देशों के ऊपर चर्चा की गई है। पाकिस्तान है। पाकिस्तान है, और तीनों देशों के ऊपर चर्चा की गई है। और चर्चा करने के बाद जो पॉइंट इन्होंने मेंशन किए हैं आरजे रौनक भाई ने, बिल्कुल सही है दोस्तों। जिन कंट्रियों में डेमोक्रेसी नहीं होती उन कंट्रियों का यही हाल होता है जो आज इन 3 कंट्रियों का हो रहा है। लेकिन इन 3 कंट्रियों की बड़ी अजीबो-गरीब सी पॉलिसीज हैं कि यहाँ पे जो इदारे जो भी कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स हैं वो भी किसी से काम नहीं है। इन तीनों कंट्रियों के जो सियासतदान है ना, उनका ये पॉलिसी नहीं है, उनका ये माइंड सेट ही नहीं है कि हमने देश के लिए काम करना है और देश को आगे लेके चलना है। तीनों ही कंट्रियों में जितने भी पॉलिटिक्स हैं एक दूसरे को डिग्रेड करने के लिए वो जोर लगाते हैं, और जो कोई भी सत्ता में आता है वो अपोजिशन में जितने लीडरान होते हैं, जब वो मुल्क को संभालता है, उसकी गवर्नमेंट आती है, तो जितने अपोजिशन में होते हैं उनकी कोशिश होती है कि अपोजिशन सारी उठा के जेल में बंद कर दी जाए। वही अपोजिशन जब आती है गवर्नमेंट में तो फिर उनका ये ख्याल होता है कि अब भैया हमारा टाइम आ गया, अब जो हमारे साथ हुआ उसका बदला भी लेना चाहिए। तो इन पॉलिसियों की वजह से जो देश की आवाम है ना, उनकी सही टिका के चित्रोल हो रही है, और काफ़ी लॉन्ग टाइम से बर्बादी की तरफ जिस स्पीड से बढ़ रही है वो मजीद आवाम जो है, अच्छा आवाम भी बड़ी अजीब व गरीब है। यहाँ की आवाम भी हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अजीब बात ये है कि छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन अपने हक के लिए जहाँ पे बाहर आना चाहिए वहाँ पे नहीं आते ये लोग। शेख हसीना वाजिद के साथ जो भी हुआ काफ़ी अफसोसनाक है, क्योंकि वो देश को आगे लेकर बढ़ रही थी। मैं तो उनकी पॉलिसीज़ को लाइक करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश को, ये हकीकत है कि बहुत ज़्यादा तरक्की की तरफ वो लेकर गई हैं। बांग्लादेश की उन्होंने इकॉनमी बेहतर की, बांग्लादेश को इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया, उस तरह से उनकी जो रिस्पेक्ट में इजाफा हुआ, जो रिस्पेक्ट उनकी बढ़ी है, वो भी एक एग्जाम्पल है। लेकिन वहाँ के लोगों को या वहाँ के चंद ऐसे इदारे हैं जिनको ये बात हजम नहीं हुई, और उन्होंने कहा कि भैया ऐसे तो काम नहीं चलेगा। उन्होंने फिर शेख हसीना वाजिद का जो काया है उसको पलटने के लिए जितना भी जोर लगाना चाहिए था उन्होंने लगाया, और आखिरकार वो इस चीज़ में कामयाब हो गए, और शेख हसीना वाजिद जो है उसका तख्ता पलट ही दिया गया। लेकिन अभी शेख हसीना वाजिद जो है उनके ऊपर केसेस चलना शुरू हो गए, और बांग्लादेश की जो पॉलिसी अभी चल रही है, मेरे ख्याल में अगर यही पॉलिसी कंटिन्यू रही तो बांग्लादेश, वो वक्त दूर नहीं है जब बांग्लादेश बनने वाला है। पाकिस्तान, हाँ जी, चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के सामने हैं, और ठीक है उन लोगों का इंटरनल मैटर है, लेकिन कहीं ना कहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान और म्यांमार जो जिसका उन्होंने जिक्र किया बीच में, हमें तो आज मैंने वो प्रॉपर वे में उनको देखा कि वो चाइनीज लोग में है, और वो क्या और किस तरह इक़्तिदार में आया और क्या हुआ, तो वो सारी सिचुएशन अभी बीच में पाकिस्तान का मेंशन किया गया और तीनों कंट्री को एक किस्म का मर्ज किया गया कि
इनकी पॉलिसीज़ और इन्होंने जो पास्ट में किया वो एक जैसा है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि यार बांग्लादेश जो है वो थोड़ा और वे में चल रहा था, ठीक है, पाकिस्तान की निस्बत, क्योंकि हो सकता है इन डीपली, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमें पता है कि यहाँ के हालात क्या चल रहे हैं और यहाँ की आवाम क्या सोचती है, क्योंकि हम ही आवाम हैं, ठीक है। हो सकता है इस हिसाब से डिफरेंस हो सकता है इस हिसाब से मुझे लगता हो कि पाकिस्तान थोड़ा डिफरेंट है इन दोनों कंट्रियों में से। मैं डिफरेंट उस वे में नहीं कह रहा, पॉजिटिव वे में, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ पे हालात ज़्यादा बदतर है, ज़्यादा ख़राब है पाकिस्तान में। और इक़्तिदार को लेकर और कुर्सी को लेकर जो चीज़ें हुई हैं और जो पास्ट में हुई हैं और जो अभी हो रही हैं, लोगों को पता है। और शमीर ने कहा कि लोग सेलेक्ट करते हैं, अवाम का प्रेशर होता है और ये और वो। तो मेरे ख्याल में सिलेक्टेड पहले ही होते हैं आप, और पहले डिसाइड कर लिया जाता है कि किसने आना है और किसने इक़्तिदार पे बैठना है और क्या करना है। अवाम अपने हक के लिए निकले, आप कह रहे हैं कि निकलती नहीं है, मेरा भी कहीं ना कहीं यही सवाल है, नहीं निकलते। हम भी यहाँ पे बैठे हैं, हम ही आम अवाम है, लेकिन हम निकलेंगे तो भाई कहाँ तक दौड़ होगी हमारी, हमारी अप्रोच कहाँ तक है। हम कहते हैं कि सुना है जी, स्टूडेंट लाइफ में सुना था कि जी स्टूडेंट की पावर बहुत होती है। अगर आप सड़कों पे स्टूडेंट जो है वो निकलें और एहतजाज करें किसी चीज़ के लिए, आपको आपका हक मिलेगा, तो मतलब आम आवाम की पावर नहीं है। जो आम बंदा है, जो गरीब बंदा है, दिहाड़ीदार बंदा है, उसकी ताकत नहीं है। वो वोट कास्ट नहीं करता, वो टैक्स पे नहीं करता, उसकी वक़्त क्यों नहीं है। और चले मान लिया उन स्टूडेंट्स की जो है वो वक़्त ज़्यादा है, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी निकले, उन्होंने क्या कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ, ज़ीरो इम्पैक्ट हुआ है। इन्होंने सिर्फ इनको लारे लगाए हैं और बैक फुट पे किया है। अगर नहीं हुए तो इनके ऊपर प्रेशर डाला गया है, मतलब वो शेलिंग करना और इस तरह करके उनको बैक फुट पे किया गया है। अवाम जो है बैक फुट पे हो गई, निकल गई है। क्यों? भाई को मरना नहीं चाहता। वो वहाँ पे जो थर्ड कंट्री बता रहे थे, उन्होंने वहाँ पे पता नहीं जो इक़्तिदार में आया था, उसने मेरा 3000 बंदे, ये 30,000 बंदे, 3000 3000 बंदे मार दिए। तो वो हिटलर वाला हिसाब है कि वो इक़्तिदार पे आ गया, बैठ गया और उसने किया, और उसके बाद भी उतरा और वो अपनी मर्ज़ी से उतरा, और पीछे एक किस्म की यही कह लें कि गद्दी नशीन जो अपने ही कम्युनिटी के कर लें, मतलब फ़ौजी थे उसके, और वो उनको बिठा के चला गया। मतलब उतरा है, अपनी मर्ज़ी से उतरा है और अपने फ़ैसले करके गया है। और यहाँ पे वो लोग सोचते हैं कि कुर्बानियाँ देंगे लोग और इतने लोग मरेंगे, उसके बाद कुछ चेंज होगा। नहीं चेंज होने वाला। जब तक अवाम जो है अपने आप को चेंज नहीं करती, अपनी सोच जो है वो चेंज नहीं करती, तब तक नहीं होगा। कहीं न कहीं मैं इस चीज़ को भी मानता हूँ कि कमेंट्स आ रहे थे, कहीं फेसबुक पे मैंने पोस्ट कर दी तो नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि एसी के रूम में, मैंने किसी की पोस्ट थी उसके नीचे कमेंट्स किए थे, तो मुझे रिप्लाई आ रहे थे कि एसी रूम में बैठकर इस तरह के कमेंट्स करना जो है आसान है, और बाहर निकल कर रोड पे एहतजाज करना एक डिफरेंट सिनेरियो है। मैंने कहा बिल्कुल, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। पहली बात, मैं एसी में नहीं बैठा हुआ। दूसरी बात कि मैं भी आप में से एक हूँ, ठीक है। आवाज़ उठती है, एक कह लें कि गठबंधन जो है वो बनता है, लोगों का एक हजूम बनता है, आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो चीज़ जो है क्रिएट होती है, प्रेशर जो है बनता है, और उसके बाद फिर चीज़ें जो हैं आगे सही होना शुरू होती हैं, या कह लें कि अमल दरामद होना शुरू होता है। ऐसे मैंने कहा नहीं होता कि आप कहें कि मुझे कि आप कमेंट्स क्यों कर रहे हो? आप बात ही नहीं करोगे तो मामलात और ख़राब होते जाएँगे। आप किसी बात के ऊपर चर्चा नहीं करते। मैंने कहा मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में भी रेप होते हैं और केसेस हुए हैं, इंडिया में अभी जो रेप हुआ है, केस हुआ है अगेन, ठीक है। और वो उसके ऊपर अब कोई बोलेगा नहीं, चुप रहे हैं सब, ये तो होता है, ये तो पास्ट में भी होता रहा है, तो वो कैसे रुकेगा? इस तरह तो हर कोई, मैंने कहा वो उनको एक इजी वे मिल जाएगा, इजी हैंड मिल जाएगा, और वो आराम से और वो गुनाह और वो चीज़ वो करते रहेंगे। हमको रोकना पड़ेगा कहीं ना कहीं बाहर आकर, और ये प्रेशर क्रिएट करेंगे तो तभी सब निकलेंगे ना। सब कमरे में बैठ के यही कहते हैं उफ वो नहीं निकलता, वो मेरा दोस्त है वो भी नहीं निकलेगा, वो तो ये जिम्मेदारी निभा रहा है वो भी नहीं निकलेगा। तो भाई अगर कोई भी नहीं निकलेगा, सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां पकड़ी हुई हैं, तो फिर वो प्रेशर जो है वो किस तरह क्रिएट होगा? वो किस तरह बाहर निकल के एहतजाज करेंगे और अपनी बात मनवाएंगे, ठीक है, और आने वाला मुस्तकबिल ठीक करेंगे? ये नामुमकिन है। और वो सीना वाजिद जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा, मैं वीडियो देख रहा था उसमें क्लिप के, ये तो आप गई पाकिस्तान में, ये पाकिस्तानी रिपोर्टर था वो,
ये तो आप गई लंबे अरसे के लिए और इनके ऊपर तो ये ब्लेम लग गया, ये ब्लेम लग गया। भाई आपको खुशी किस चीज़ की हो रही है? ठीक है, या तो आपसे कोई लेना देना, या आपका कोई ऐसा मतलब वही हिसाब हो जाता ना कि एक पर्सन जो है ये है मेरे साथ बैठा हुआ, और अगर ये मेरी ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं दे रहा, मेरी निजी ज़िंदगी डिस्टर्ब नहीं है इसकी वजह से, तो मुझे क्या उंगली आई हुई है मैं इसको जनाब जाके तंग करूं, या इसको मारूं, या इसको क्रिटिसाइज करूं, या लेट डाउन करूं? मेरा नहीं बनता भाई। ये जाने, इसका काम जाने, ये आप खुद देख लेगा। ठीक है, तो मेरी ज़ाती ज़िंदगी वही हिसाब है कि वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। पाकिस्तान को तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, कभी उन्होंने ऐसी जंग नहीं छेड़ी। ठीक है, वो तो अलग होना चाहते थे, वो अलग हो गए। उसके बाद भी इस तरह की रिपोर्ट देना और उसके ऊपर फिर शक व शुबहत ज़ाहिर करना, नहीं उन्होंने भारत की मदद की होगी, उन्होंने ये किया होगा, वो बहुत ज़्यादा मोदी साहब के साथ उनके ताल्लुकात थे, मतलब नेगेटिव वे में कहीं ना कहीं कड़ियाँ जाके जुड़ी हैं वही भारत के साथ। ठीक है, उस चीज़ को लेकर उन्होंने जनाब इस चीज़ को हाई पकड़ा दिया जनाब, और आवाम जो है इस चीज़ को सुन रही है, और जितनी आवाम सुन रही है उतनी गुमराह हो रही है। और ये इन्होंने तीनों को बोला, बीच में जो पॉइंट मेंशन किया मैं नहीं करना चाहता और मैं करूँगा भी नहीं, लेकिन यह है कि ये हकीकत है और बार बार मेंशन करते रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम नवाज शरीफ को करप्ट कहते हैं, 2 नंबर कहते हैं, मतलब कि वो करप्शन में यही समझ लें कि गोल्ड मेडलिस्ट है वो जो है, ये शरीफ फैमिली जितनी भी है। लेकिन कहीं ना कहीं पीछे हाथ किसी और का था और कर कोई और रहा था, कठपुतली कोई किसी ने और ने बनाया हुआ था, वो सारा सिस्टम चल रहा था। अभी यहाँ पे बैठ के हम किसी बात पे डिस्कस करें और उनका नाम नहीं ये कर ना ही करें तो बेहतर है पाकिस्तान का, तो क्योंकि यहाँ पे हम पाकिस्तान में रहते हैं, कोई थोड़ा ध्यान कीजिएगा, बाकी ठीक है समझ जाइएगा। तो रही बात, मैं एक बात मैंने वैसे ना नोट की थी कि जब पाकिस्तान से जो है वो पाकिस्तान और इंडिया को अलग किया गया, किसने किया? कायदे आजम और उधर गांधी साहब ने। ठीक है, ये दोनों ने किया, दोनों को मरवा दिया गया। तो यार कायदे आजम की भी वो दी उन्होंने एम्बुलेंस, जो जो खराब एम्बुलेंस थी, वजीर आजम को खराब देंगे तो पेट्रोल खत्म रास्ते हो में गया। जो है वो मरवा दिया गया एक किस्म का। तो जिन्होंने मतलब मुल्क दोनों ने अलग बनाया, दोनों के मतलब वो उस पे राज नहीं कर पाए दोनों ही, तो ना इतना ज्यादा देख पाए। उसी तरह जो है मुजीबुर रहमान ने लग किया तो उसको भी उतार दिया 4 साल बाद। तो मतलब मुझे भी ये समझ नहीं आती इनको हीरो माने या इनको जीरो माने, क्योंकि इन्होंने मुल्क तोड़े हैं। मुल्क तोड़े हैं तो हीरो तो ना हुए ना। अगर आप लोग कायदे आजम को हीरो नहीं ना मानते तो मुजीबुर रहमान को भी ना माने फिर, क्योंकि मुजीबुर रहमान ने जो अगर आज़ादी दिलाई है, अलहदा किया है हमसे, तो उसने भी अच्छा काम नहीं किया। सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता, सिस्टम के खिलाफ लड़ते। तो इसी तरह जो है कायदे आज़म ने आज़ादी दिलाई जी, मुसलमानों पे जुल्म होता है जी, मुसलमानों को अलग होना चाहिए, मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनना चाहिए, पंजाब के 2 टोटे कर दिए, मैं उसको भी नहीं कहता। और गांधी ने जो है वो उसकी बात मानी, लिख के दे दिया, हालांकि उनको चाहिए था कि देना ही नहीं चाहिए था, उनको कहना चाहिए था नहीं इधर ही रहे। तो मतलब कि तीनों का हाल एक जैसे ही हुआ है। मुल्क अलहदा लेने के बाद क्या कर लिया है? आज कायदे आज़म की फैमिली का भी अता पता नहीं है किधर रुल रही हैं। तो इसी तरह अल्लामा इकबाल की चलो फैमिली जो है वो तो इक़्तिदार में है। तो बाकी अपना गांधी साहब का मुझे नहीं पता, लेकिन मुजीबुर रहमान की भी अभी जाके 2 बेटियां बची हैं सिर्फ पूरे खानदान में, तो वो आके राज कर रही थी। जहां तक सीना वाजिद की बात है तो उसकी पॉलिसियां भी गलत थी काफ़ी, जिसकी वजह से उसको ये सारा कुछ सामना करना पड़ा। लोग ऐसे खिलाफ नहीं हो जाते, आखिर कुछ ना कुछ ऐसा गलत होता है तो वो लोग खिलाफ होते हैं। अब यहाँ पे जितने लोग खिलाफ हुए हैं, अगर इमरान खान के हक में खड़े हुए हैं तो इमरान खान की के खिलाफ भी हुए हैं, लेकिन इमरान खान की पॉलिसियां भी गलत थी काफ़ी, जिसकी वजह से आज जेल में है। तो तरीके से चलता, तरीके से जो है वो सियासत करता, तो फिर जो है वो शायद हो सकता है आज बाहर होता तो कुछ कर लेता। लेकिन इसकी भी पॉलिसियां कुछ गलत थी, इंडिया के साथ तजारत बंद कर दी, पॉलिसी गलत थी। इस तरह सीना वाजिद की भी पॉलिसियां गलत थी, जिसकी वजह से उसको ये सारा सामना करना पड़ा। और आज उसकी जो है वो जान के पीछे पड़े हुए हैं लोग उधर के। ये मैं तो नहीं कह रहा, उधर के लोग ही जो हैं वो कह रहे हैं, उन पे केस चले हुए, उधर ही चले हुए हैं ना। बांग्लादेश तो ठीक ठाक तरक्की तो कर रहा था, बेशक वो तरक्की कर रहा था, बात वो नहीं होती, तरक्की कर रहा था, लेकिन जो अगर अपने लोगों को ही काफी लोग जो है उस हक से महरूम रहे हैं अगर किसी चीज से, जैसे कोटा सिस्टम इन्होंने खत्म करवाने के लिए निकले थे,
अगर वो पहले ही खत्म कर देती, दोबारा से ना आता ये कोटा सिस्टम खत्म कर देती, तो आज ये दिन मेरे ख्याल में स्टूडेंट निकलते ही ना, कोई वजह ना मिलती निकलने की। और उसके बाद कहा कि ये दहशतगर्द हैं, ये रजाकार हैं, इनको मार दो, इस तरह के आर्डर दिए हैं, तो फिर वो और ज्यादा तैश आ गई उनको। तो ये चीजें भी देखनी होती है ना, पॉलिसियां भी देखनी होती हैं। मुल्क बेशक वो ऊपर ले गई, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये है कि अवाम का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अवाम है तो आप है, अगर अवाम नहीं है तो आप भी नहीं है, अगर मुल्क नहीं है तो आप भी नहीं है। तो मुल्क के लिए जो है वो पॉलिसियां ठीक होनी चाहिए। और पाकिस्तानी जो है वो भी देख लें, नफरत करते हैं, जो जो मुल्क चला रहे हैं उनसे नफरत करते हैं ना। क्यों? क्योंकि उनकी पॉलिसियां नहीं ठीक, अवाम के हक में नहीं है। तो अगर जिस दिन अवाम को ज़ाहिर है गुस्सा आना है, कभी ना कभी तो आएगा ही ना। तो उस वक़्त निकलेगी अवाम, ये भी वही करेगी जो कि आज उधर हसीना वाजिद के साथ हुआ, इधर जो इक़्तिदार में उनके साथ ऐसा होगा। तो ये तो एक किस्म का समझ लें कि चक्कर चल नहीं है। इंडिया ने जो है वो इस चीज़ में जो है वो वाक़ई मैं एप्रिशिएट करूँगा इंडिया की लोकतंत्र को, कि उन्होंने जो है वो ये साबित किया है कि जो इंडिया मुल्क है वो डेमोक्रेटिक मुल्क है, और वहाँ पे ना फ़ौज मुदाखलत करती है, हर कोई अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो समझता है। अब मोदी जी हैं, उन्होंने जो है वो कोई ऐसा काम नहीं किया कि कोई उनके खिलाफ हो। कुछ होते हैं छोटे-मोटे, कवर भी कर देते हैं बाद में। वापस ले लिया अगर कानून पास हुआ है तो, या रोक दिया या स्टे लगा दी। मतलब वहाँ पे जुडिशरी को जो है वो अपना काम करने दिया जाता है, फ़ौज को अपना करने दिया जाता है, सियासतदानों को अपना करने दिया जाता है। तो अपने-अपने दायरे में रह के सारे काम कर रहे हैं। पॉलिसियाँ ठीक है ना, अवाम भी ठीक है। तो अवाम भी निकलती भी नहीं, फिर वो तख्ता पलट भी नहीं होता, ना फ़ौज जो है बगावत करती है, ये चीज़ होती है ना। यहाँ पे जो है आपकी पॉलिसी ही गलत है, आपकी पहले ही इख्तियार सारे दिए हुए हैं इधर-उधर, तो फिर बाद में क्या रोना। तो बहरहाल इनमें से मैं यही कहूँगा कि जो इंडिया है वो बेहतर जा रहा है, डेमोक्रेटिक मुल्क है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बाकी जो हैं वो अपने-अपने, आपको पता ही है, अब ज़्यादा ना ही बोलूँ तो अच्छी बात है। डर भी लगता है ना। डर की जी, कमेंट सेक्शन ओपन है, अपनी राय ज़रा मत भूलिएगा। इनके वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक जहाँ पे रामायण आ रही है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।